हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आपकी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही है एंड यू आर एंजॉइंग द सीरीज। कुछ लोगों ने मुझे कमेंट भी किया है कि ये सीरीज कब तक चलेगी, कितने बजे आती है। ये डेली आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी और कब तक चलेगी जिससे मैं इसका कुछ श्योरिटी नहीं दे सकती आपको, बिकॉज गाइज ऐसा है कि हम प्रीलिम्स का अप्रोच सिर्फ लेके यहाँ चल नहीं रहे, हमें मेंस भी कवर करना अपना, तो थोड़ा सा ये इलेबोरेटेड होने वाला है। अगर आप किसी बुक के बारे में बात करते हो, सिर्फ एक स्पेक्ट्रम बुक के बारे में बात करते हो, तो मैं अपना आपको बता सकती हूँ कि उस बुक को कवर करने में मुझे हार्डली 2 to 3 आवर्स लगते हैं। और वो भी अगर आपने बहुत बार पढ़ ली है तो आपके लिए ये 2 घंटे भी बहुत ज्यादा हैं पूरी सिलेबस को कंप्लीट करने में। जब तक आप एक बुक को 2 से 3 से 4 बार नहीं पढ़ते हो, ये बिल्कुल टाइम लेगा। लेकिन अगर आप एक जगह बढ़िया तरीके से टिक के पढ़ोगे ना, तो एक बुक को एक दिन में बिल्कुल खत्म किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे समझने की भी जरूरत है, आंसर राइटिंग भी जरूरी है, उसके बाद एमसीक्यूज भी जरूरी है, तो ये थोड़ा लंबा चलेगा। डेली सिर्फ हाफ एन आवर आपको ये प्रोवाइड कराया जाएगा, तो आपके लिए हाफ एन आवर देना एक सीरीज को, आई डोंट थिंक कि आपका ये बहुत ज्यादा टाइम लेगा। तो आप इसे देखते रहिए और अपनी मॉडर्न हिस्ट्री कम से कम आप अश्योर रहिए कि आपकी यहाँ से कंप्लीट होगी। और जिन्होंने भी ये सोचा है कि हाँ मैम आप इसे कंप्लीट करो, डेफिनेटली मैं इसे कंप्लीट करूंगी, ये बीच में नहीं छूटेगा। आपकी पूरी की पूरी स्पेक्ट्रम और एनसीईआरटी की मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री बिल्कुल कंप्लीट होगी। आपको मैं ये भी बता दूं कि आपके कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए सारे एजुकेटर्स यहाँ पे बहुत मेहनत करते हैं, इंक्लूडिंग मी। हम पीपीटी बनाते हैं अच्छे तरीके से आपके लिए, वेरियस रिसोर्सेज से यहाँ पे जितने भी हैं पीपीटी में इंक्लूड करते हैं, उसके बाद आपको हम एक्सप्लेनेशन देते हैं। तो एटलीस्ट एक लाइक हमारे लिए बनता है ताकि हम एनकरेज हो सके। इनफैक्ट आप जब कमेंट बॉक्स में भी टाइप करते हो या लाइक भी करते हो ना, तो भी हमें बहुत ज्यादा एनकरेजमेंट मिलती है कि हाँ चलो हमारी जो एफर्ट है वो वर्थ है, किसी को ये सीरीज अच्छी लग रही है, किन्हीं के लिए ये जो है हेल्पफुल हो रहा है उनके प्रिपरेशन में। बिकॉज आप अभी अगर घर पे बैठे हो, कुछ लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनके लिए ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो अगर आपको अच्छी लगती है तो फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिए। हमारी मेहनत के लिए एटलीस्ट आप एक लाइक जरूर करिए, ताकि हमें भी आपके लिए इस तरीके के कोर्सेस बना के लाने में फिर खुशी होगी, है ना। उसके बाद यहाँ पे अगर आपको पॉलिटी लक्ष्मीकांत की कंप्लीट करनी है, पायल गुप्ता मैम उसे बिल्कुल कंप्लीट करा रही हैं, आप उसे डेली देख सकते हो। और वहां पे अपनी जो है कम से कम लक्ष्मीकांत की सीरीज आप पूरी कर सकते हो। साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी इस प्लेटफॉर्म पे चल रहा है, आर्ट एंड कल्चर मैंने ऑलरेडी कंप्लीट कर रखा है, वो सारे कोर्सेस आप देख लीजिए, आपकी बहुत सारी प्रिपरेशन यहाँ पे फ्री में हो जाएगी। और अगर आप मेंस और इंटरव्यू दोनों के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो, अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब कीजिए। वहां पे आपको बहुत अच्छे तरीके से बिल्कुल यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कराया जाता है, बिल्कुल एक सिस्टमैटिक वे में। जो बैचेस हैं वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, बायलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश तीनों के लिए स्टार्ट हो चुके हैं। जो भी आपको चाहिए उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे मौजूद मिलेंगी। आप जब भी सब्सक्रिप्शन लेते हो, आपको रैंक 10 रेफरल कोड यूज करना है। डिस्काउंट आपको 10% मिलता है यहाँ पे, लेकिन उसके साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट भी मिलते हैं। पर्सनलाइज मेंटोरशिप, पीडीएफ बुक्स के और जो नोट्स हैं वो सारे आपको यहाँ पे अवेल कराए जाते हैं। सो डू नॉट फॉरगेट टू यूज द रेफरल कोड रैंक 10, बिकॉज यहाँ पे आपको डिस्काउंट के साथ साथ एक्स्ट्रा बेनिफिट भी मिलता है, ठीक है। और बाकी की डिटेल्स आपको यहाँ पे मौजूद मिलेंगी, तो आप देख लीजिएगा। एंड हाँ, वी आर डिस्कसिंग एडवेंट ऑफ यूरोपियंस एंड कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया। इट्स मी अनामिका, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ लिया एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया में कि किस तरीके से वास्को डी गामा इंडिया आए। उसके बाद पुर्तगालियों ने अपने आप की को कैसे सेटअप करा, कैसे उन्होंने अपनी फैक्ट्री बनाई। फिर उसके बाद उनकी एडमिनिस्ट्रेशन कैसी थी और उनके डिक्लाइन के रीजन क्या क्या बने, जिनमें हमने डिस्कस करा कि उनके गवर्नर्स जो यहाँ पे अपॉइंट किए गए थे उनकी क्या क्या रणनीति रही। उसके बाद हमने ये भी देखा कि किस तरीके से उनकी जो रिलीजियस पॉलिसी थी उनके मेन डिक्लाइन की वजह बनी, राइट। फिर हमने देखा था कि इनके पुर्तगालियों के डिक्लाइन के बाद जो है बहुत सारी चीजें राइज एंड फॉल ग्लैंस में हमने देखे उनके। उसके बाद हम डिस्कस कर रहे थे डच के बारे में, ठीक है। डच के बारे में हमने बस थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करा था, किस तरीके से उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में सेटअप करी 1605 में। डेट याद रखिएगा, बिल्कुल वन लाइनर क्वेश्चन आपका एमसीक्यू यूपीएससी के लिए बन सकता है। उसके बाद उन्होंने और भी बहुत जगहों पे जो है अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश करनी शुरू करी थी, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में। फिर उन्होंने अपनी जो इंडिगो की मैन्युफैक्चरिंग होती है यमुना वैली में, सेंट्रल इंडिया में, वो शुरू करा। ओपियम और राइस के लिए इन्होंने काफी ज्यादा मशक्कत करी। फिर एंग्लो डच राइवलरी होती है,
जो कि एक कॉम्प्रोमाइज स्टेट पे है, खत्म होती है। कॉम्प्रोमाइज में ये होता है कि ब्रिटिशर्स ये कहते हैं कि ठीक है भाई, हम इंडोनेशिया वाला जो रीजन है वहां से खुद को हटा लेते हैं, तुम्हें वहां पे जो करना है सो कर लो। ये जो डच थे वो भी इंडिया से हटके और वापस अपना पूरा कॉन्सेंट्रेशन इंडोनेशिया वाले रीजन पे कर देते, क्योंकि वहां से इंग्लिश ने खुद को जो है हटा लिया था, विड्रॉ कर लिया था। फिर उन्होंने जो अपने ब्लैक पेपर और स्पाइसेस में मोनोपोलाइज जो उनको ट्रेड प्राप्त था वो उसको शुरू रखते हैं। डिक्लाइन इनका कैसे होता है? इनका जो डिक्लाइन होता है ना वो इस तरीके से होता है कि जो मलय आर्किपेलागो था वहां पे इनकी ट्रेड जो है वो बहुत ज्यादा ड्रॉन शुरू होनी हो जाती है। बिकॉज वहां पे क्या होता है कि जैसे ये सबसे पहले तो ये आर्किपेलागो होता क्या है, जो एक एक्सटेंसिव ग्रुप ऑफ आइलैंड जिसे हम कहते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड जब एक साथ होते हैं कहीं पे बने हुए तो उसे हम द्वीप समूह कहते हैं, आर्किपेलागो कहते हैं। तो ये मलय आर्किपेलागो में जो है इनका ट्रेड काफी ज्यादा ड्रॉन आउट शुरू हो गया था। उसके बाद थर्ड एंग्लो डच वॉर हो जाता है 1672 और 74 वाले पीरियड में। यहाँ पे क्या होता है, इनकी जो कॉन्फ्लिक्ट होती है दोनों की, इंग्लिश और डच के बीच में, उसमें जो इंग्लिश की मेन फैक्ट्री जो थी, मेन सेटलमेंट जो थी बॉम्बे, और उनका जो एक और सेंटर था सूरत, जो कि कम्युनिकेशन के लिए उनके लिए इंपॉर्टेंट था, उसके बीच में जो कनेक्शन है वो कट आउट हो जाता है। और ये किस लिए होता है कि जो इंग्लिश के शिप्स थे, ये कनेक्शन कट होने की वजह से जो ब्रिटिशर्स के शिप थे वो बे ऑफ बंगाल में डच फोर्सेस जो है वो उसकी घेराबंदी कर लेते हैं, उसको कैप्चर कर लेते हैं। अब इससे गुस्सा होके जो होता है वो रिजल्ट देता है आपका बैटल ऑफ हुगली को। बैटल ऑफ हुगली जो हुआ था, ध्यान रखिएगा, ब्रिटिशर्स और डच के बीच में 1759 में हुआ था। और इसके द्वारा जो इंग्लिश ने कंप्लीटली रिटेलिएट कर दिया डचों को, और उसके बाद उनकी हो जाती है डिफीट। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि सडन रीजन क्या था, मतलब एक तात्कालिक जो रीजन होता है वो क्या था डचों के लिए, जो इंग्लिश और डच राइवलरी था उसके लिए, तो ये जो डचों ने जो इंग्लिश फोर्सेस के शिप्स को कैप्चर किया था वो एक मेन रीजन था, इमीडिएट रीजन था। उसके बाद सुप्रीमेसी में आते हैं आपके इंग्लिश, लेकिन इतना आसान नहीं था इनके लिए, क्योंकि पुर्तगाली यहाँ पे अभी भी मौजूद थे। तो इनको पुर्तगालियों का सामना करते हुए अपना, अब ये अगर एज अ ट्रेडर यहाँ पे आए भी थे तो इनके लिए ऐसा तो है नहीं कि ये लोग बाहें फैलाए बिल्कुल खड़े थे कि आओ भाई तुम भी ट्रेड कर लो, ऐसा तो होता नहीं है। कॉम्पिटिटर जहां पे रहेगा वहां पे आपको काफी मशक्कत करनी पड़ती है। अब यूपीएससी में ही आप अगर अगर कट ऑफ आपका 110 गया और आपने 109 पॉइंट समथिंग भी लाया तो भी आप क्वालिफाई नहीं कर सकते, आपको 0.5 मार्क्स से भी जो है आपके कॉम्पिटिटर आपसे आगे निकल जाते हैं, राइट। तो इसीलिए इनके भी जो कॉम्पिटिटर थे उनके साथ बहुत ज्यादा जद्दोजहद करने के बाद इन्होंने सबसे पहले तो ये यहाँ पे ट्रेड करने ही इसलिए आए थे क्योंकि ये इन्फ्लुएंस्ड हुए थे पुर्तगालियों से, उनका जो ईस्टर्न ट्रेड था उससे। तो इंग्लिश ने भी ये सोचा कि भाई हमें भी उसमें शेयर चाहिए, हमें भी अपने ट्रेडिंग और कमोडिटीज और इन सबको जो है वो एक्सपैंड करना है। एक ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स ने, जिसे मर्चेंट एडवेंचरस ग्रुप कहा जाता था, उन्होंने 1599 में खुद को इकट्ठा किया। उसके बाद उन्होंने एक कंपनी बनाई। कंपनी बनाने के बाद दिसंबर 31, 1600 को क्वीन एलिजाबेथ ने एक चार्टर इशू किया। चार्टर इशू करने में उन्होंने ये कहा कि आपको एक्सटेंसिव ट्रेडिंग राइट दी जाती है। ये जो कंपनी जिनका नाम था गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज, इसको ये कहा जाता है कि हम आपको 15 साल के लिए एक्सक्लूसिव ट्रेडिंग राइट्स देते हैं इस कंट्री के लिए। तो इनिशियली क्या हुआ था कि क्वीन एलिजाबेथ ने इनको 15 साल की जो है वो मोनोपोली ग्रांट की थी। अब ये ध्यान में रखिए था कि पहला चार्टर जो क्वीन एलिजाबेथ ने इशू किया था वो था दिसंबर 31, 1600 में, लेकिन बाद में चल के इनको क्या है कि ये इनडेफिनेट पीरियड के लिए एक्सटेंड कर दिया गया। सिर्फ 9 साल के बाद 1609 में ही इसको इनडेफिनेट पीरियड के लिए इन्होंने एक फ्रेश चार्टर लाके जो है वो कर दिया। उसके बाद क्या होता है कि एंग्लो डच जो राइवलरी थी, सॉरी यहाँ पे ये प्रोग्रेस कैसे होता है इंग्लिश कंपनी की। अब जैसा कि मैंने बताया इनके लिए आसान तो था नहीं, तो सबसे पहले इन्होंने वेस्ट और साउथ जो इंडिया था पार्ट था वहां पे अपना फुटहोल्ड जो कदम है अपने इन्होंने बढ़ाने किए शुरू। कैप्टन हॉकिंस जो थे वो कोर्ट ऑफ जहांगीर के दरबार में आए थे 1609 में। तो ये आ गए थे 1609 में ही। किस लिए आए थे, इनका मेन एम क्या था, इनका मेन मिशन क्या था कि उनको एक फैक्ट्री स्टैब्लिश करनी थी सूरत में, जो कि सक्सेसफुल नहीं हो पाई। क्यों? क्योंकि पुर्तगालियों ने यहाँ पे इनको अपोज किया, इसका विरोध किया। उसके बाद
वो वापस चले गए। 1611 में हॉकिंस जो है आगरा को छोड़ के वापस चले गए। 1611 में क्या होता है, इंग्लिश ने अपनी जो ट्रेडिंग है वो मसूलीपट्टनम साउथ ईस्टर्न कोस्ट जो है इंडिया का, वहां से शुरू करी। फिर उन्होंने बाद में जाके जो है अपनी 1616 के पीरियड में जाके उन्होंने अपनी फैक्ट्री जो है वहां पे स्टैब्लिश करी थी मसूलीपट्टनम में। लेकिन इन्होंने 1611 से ही वहां से ट्रेडिंग जो है वो स्टार्ट कर दी थी। एक सबसे अच्छी बात ये हुई 1612 में कि जो कैप्टन थॉमस बेस्ट थे, उन्होंने पुर्तगालियों को सूरत के कोस्ट पे जो है वो डिफीट किया, उसको हराया। इससे जो है जहांगीर काफी ज्यादा इंप्रेस हुए उनकी, क्योंकि पुर्तगालियों से बिल्कुल बन नहीं रही थी। जैसा कि मैंने बताया, मुगलों का सपोर्ट जो है पुर्तगालियों के ऊपर से पूरी तरीके से हट चुका था, उनके साथ वो बिल्कुल कॉन्फ्लिक्ट में आ चुके थे। तो यहाँ पे जब उनको बहुत ज्यादा इंप्रेस हुए वो, तो उन्होंने एक उनको ट्रेडिंग राइट्स दे दी। इंग्लिश को 1630 में उन्होंने सूरत में एक फैक्ट्री स्टैब्लिश करने के लिए परमिशन दे दी। जिस समय आपके थॉमस एल्बर्ट आए हुए थे, कैप्टन थॉमस एल्बर्ट, उनके कार्यकाल में उनको 1613 में जहांगीर ने परमिशन दिया था कि आप अपनी फैक्ट्री जो है सूरत में ला सकते हो। तो कैप्टन हॉकिंस का जो मेन मिशन था वो अब जाके सक्सेसफुल हुआ था 1613 में। 1615 में थॉमस रॉ जो है वो इंडिया आते हैं एम्बेसडर बनके। किसके कोर्ट में? जहांगीर के ही कोर्ट में। और किसके द्वारा भेजे गए थे वो, किसके एम्बेसडर थे वो? जेम्स फर्स्ट के, जो कि उस समय ब्रिटिश किंग थे। उनके एम्बेसडर बनके ये जहांगीर के कोर्ट में आते हैं और उन्होंने ये परमिशन मांगी कि हमें आगरा, अहमदाबाद और बौछ में भी जो है वो फैक्ट्री बनाने की परमिशन दो। लेकिन ये इतना ज्यादा स्मूथ था नहीं। हुआ यूं कि जब यहाँ पे इन्होंने परमिशन की बात करी, तो उसके बाद यहाँ पे बहुत सारी चीजें जो हैं ऑलरेडी शुरू हो चुकी थी पहले से भी। अब ये हुआ था कि इंग्लिश कंपनी का एक स्मूथ प्रोग्रेस तो था नहीं, यहाँ पे काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट इनको जो है पुर्तगालियों से और डचेस से शुरुआत में ही फेस करनी पड़ रही थी। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हुई कि इनके फेवर में चली गई, जैसे कहते हैं ना, किस्मत ने इनका साथ दिया। तो कुछ फेवरेबल कंडीशंस इनके साथ हुए, जो कि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है कि दो इंग्लिश कंपनी डिड नॉट हैव अ स्मूथ प्रोग्रेस इन इंडिया इन बिगिनिंग, हाउ कम दे बिकेम सक्सेसफुल इन एस्टैब्लिशिंग अ फैक्ट्री इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो उसमें आप ये फेवरेबल कंडीशंस जो है वो डिस्कस कर सकते हो। और वो फेवरेबल कंडीशंस क्या क्या हुए कि यहाँ पे जो किंग चार्ल्स सेकंड थे, जो कि उनको जो है शादी के दौरान गिफ्ट में जो है वो बॉम्बे को गिफ्ट किया गया, एज अ डॉरी उनको जो है वो गिफ्ट किया गया। क्योंकि जो चार्ल्स सेकंड है उन्होंने पुर्तगाली जो प्रिंसेस थी कैथरीन, उनसे शादी करी थी 1662 में। तो अब अगर इनको बॉम्बे यहाँ पे मिल जाता है तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट मिल जाता है, सी कोस्ट वाला एरिया मिल जाता है, तो ये एक फेवरेबल कंडीशन हो गया उनके लिए। और जिसके लिए सिर्फ इनको पेमेंट जो है ना सिर्फ 10 पाउंड करनी होती थी 1668 में। एंड उसके बाद एंग्लो डच कॉम्प्रोमाइज भी हुआ था। जैसा कि मैंने बताया कि इंग्लिश ने कहा कि भैया हम इंडोनेशिया छोड़ देते हैं, तुम जाओ। डचों ने कहा भैया हम इंडिया छोड़ देते हैं, हम इंडोनेशिया पे करेंगे कॉन्सेंट्रेट। सो यहाँ पे भी ये हुआ कि एंग्लो डच कॉम्प्रोमाइज में एक और चीज किया ये हुई कि उन्होंने ये कहा कि हम इंडिया छोड़ के इंडोनेशिया पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे और हम आपके किसी भी ट्रेडिंग अफेयर में कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे। सो अब एक बस पुर्तगाली बच गए इनके कॉम्पिटिटर, डच तो हट गए, साइड हो गए बेचारे। उसके बाद जो है इंग्लिश कंपनी ने अपनी पोजीशन को और बढ़िया तरीके से कैसे इंप्रूव किया? गोल्डन फरमान के द्वारा। ये जो गोल्डन फरमान था ये किसके द्वारा इशू किया गया था? सुल्तान ऑफ गोलकोंडा के द्वारा 1632 में इशू किया गया था इनके लिए। अब यहाँ पे अगर आपको ये पूछा जाए कि इंग्लिश को जो है गोल्डन फरमान किसने इशू किया था, किसके द्वारा इशू कराया गया था, तो वो था सुल्तान ऑफ गोलकोंडा के द्वारा। और ईयर भी याद रखिएगा 1632। एक और फेवरेबल कंडीशन हुई इनके साथ कि 1639 में उन्होंने रूलर ऑफ चंद्रगिरी से एक परमिशन पाई। और वो परमिशन ये था कि आप एक फैक्ट्री बना सकते हो मद्रास में, जो कि पूरी तरीके से किलों से घिरी हुई होगी, फोर्टिफाइड होगी, बिल्कुल सुरक्षित होगी। उसके बाद यही जो किला था बाद में चल के हमारा फेमस फोर्ट सेंट जॉर्ज के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और ये जो है रिप्लेस्ड कर दिया गया कि जब इन्होंने इनको फोर्टिफाइड एक मतलब फैक्ट्री बनाने की मद्रास में परमिशन मिल गई, तो इन्होंने मसूलीपट्टनम जो है साउथ ईस्टर्न कोस्ट जो है इंडिया का, वहां से हटा के अपना जो हेडक्वार्टर है वो
मतलब रिप्लेस कर दिया उसको, ठीक है। तो मद्रास जो है वो बाद में चल के ये वाला जो इनका किला बना वो फोर्ट सेंट जॉर्ज कहलाया, और उसके बाद उन्होंने रिप्लेस किया मसूलीपट्टनम को एज अ हेडक्वार्टर ऑफ इंग्लिश सेटलमेंट इन साउथ इंडिया, है ना। क्योंकि शुरू में इनका जो था वो बॉम्बे था, उसके बाद इन्होंने इसमें साउथ इंडिया में अपना जो है वो मेन एक तरीके का सेंटर जो है वो स्टैब्लिश कर लिया। और यही होने के बाद साउथ इंडिया में मसूलीपट्टनम में अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश करने के बाद उन्होंने अपना जो एक्सटेंशन है ट्रेडिंग का वो शुरू किया। उनकी जो एक्टिविटीज थी वो ईस्टर्न साइड में शुरू हुई, और उन्होंने फैक्ट्री जो है महानदी डेल्टा के आसपास या बालासोर जो उड़ीसा वाला रीजन है वहां पे भी बाद में चल के अपनी बहुत सारी फैक्ट्रीज जो है वो स्टैब्लिश करनी कर दी शुरू। उसके बाद आता है कि उन्होंने बंगाल में अपना कदम कैसे रखा। तो फुटहोल्ड इन बंगाल की अब बात करते हैं। तो आपको पता है कि उस पर्टिकुलर टाइम में बंगाल एक बहुत लार्ज और रिच प्रोविंस था इंडिया का, जिसपे सबकी नजर थी, और वो बहुत ज्यादा एडवांस था ट्रेड और कॉमर्स के मामले में। तो हर कोई चाहता था कि वो पर्टिकुलर रीजन तो हमारे कब्जे में हो। कॉमर्शियल कह लो या पॉलिटिकल कंट्रोल कह लो, वो काफी ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट करती थी कि हमें भी पॉलिटिकल या इकोनॉमिक जो है या कॉमर्शियल यहाँ पे कंट्रोल चाहिए इस पर्टिकुलर रीजन पे। उसके बाद उन्होंने क्या किया, शाह शुजा सूबेदार ऑफ बंगाल 1651 में उन्होंने अलाउ किया ब्रिटिशर्स को कि आप बंगाल में ट्राई कर सकते हो अपना ट्रेड, मतलब उनको परमिशन दे दी कि आप ट्रेड कर सकते हो बंगाल में, और उसके बदले में बस आपको जो है साल के 3,000 रुपये ही रिटर्न में आपको देने हैं, सारे ड्यूटीज के लगा के। फैक्ट्रीज जो है वो बंगाल में स्टार्ट की गई 1651 में, और फिर उसके बाद धीरे धीरे करके उन्होंने कासिम बाजार, पटना और राजमहल में भी अपनी फैक्ट्री जो है वो स्टैब्लिश कर ली। हुगली में उन्होंने 1651 में स्टार्ट किया था, ये ईयर याद रखिएगा आप। उसके बाद क्या हुआ कि इंग्लिश और मुगल के बीच में एक हॉस्टिलिटीज जो है वो ब्रोकआउट हो गई। उसके बाद मुगलों ने हुगली वाले रीजन पे रेड कर दिया। उस समय जो है चाणक्य का नाम आता है, एक कंपनी एजेंट थे जॉब चाणक्य, उन्होंने नेगोशिएट करना शुरू किया मुगलों के साथ कि भाई ठीक है तुम भी रहो हम भी रहते हैं, ऐसी कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। तो उन्होंने ये कहा कि एक रीजन था बहुत इंपॉर्टेंट, एक प्लेस था बहुत इंपॉर्टेंट जिसे सुल्तानती कहते हैं। तो सुल्तानती को उन्होंने कहा कि हम आपको जो है वो रिटर्न कर देंगे। उन्होंने एक ट्रीटी साइन करी मुगलों के साथ 1690 में, और उसके दौरान उन्होंने ये जो सुल्तानती वाला रीजन था उनको वापस दे दिया मुगलों को, एक ट्रीटी, एक समझौते के दौरान। तो फिर इंग्लिश फैक्ट्री जो है वो एस्टैब्लिश की गई 1691 में, जो एक इंपेरियल फरमान जारी किया गया था जिसके द्वारा एक परमिशन दी गई इंग्लिश को कि आप अपना जो ट्रेड है स्टिल अब भी कंटिन्यू कर सकते हो बंगाल में, बिकॉज वो ट्रीटी जो है उनकी सुल्तानती जो उनको वापस दे दी उन्होंने, उसके दौरान ये हो गया कॉम्प्रोमाइज। 1698 में क्या होता है कि इंग्लिश ने सक्सीड किया कि वो एक परमिशन उनको मिल जाए कि उनकी जो है जमींदारी कुछ रीजन्स पे उनको मिले, विलेजेस पे मिले, जिनमें कि सुल्तानती था, गोविंदपुर था और कालीकाटा था, जिसे कालीघाट भी कहा जाता है। और इनको जो है पेमेंट सिर्फ 1200 रुपए जो है यहाँ पे करनी पड़ती थी ओनर्स को। फोर्टिफाइड सेटलमेंट जो है यहाँ पे जो किया गया उसको फोर्ट विलियम कहा गया 1700 में, और उसके बाद ये जो है कि ईस्टर्न प्रेसिडेंसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर के रूप में उभर के आया, और जिसे जो है सर चार्ल्स ए को जो है पहला प्रेसिडेंट यहाँ पे बनाया गया था फोर्ट विलियम का। ये ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन बन सकता है। जो चार्ल्स एयर थे, सर चार्ल्स एयर, वो फर्स्ट प्रेसिडेंट बनाए गए थे फोर्ट विलियम के इन 1700। एक और चीज हुई बंगाल के, अगर फुटहोल्ड की बात करो, फर्रुखसियार फरमान, ठीक है। 1717 में क्या होता है कि एक ये फर्रुखसियार ने कंफर्म किया कि आपको प्रिविलेज दिया जाता है। कुछ प्रिविलेज मतलब प्रिविलेजेस मतलब कुछ ट्रेड के लिए प्रिविलेजेस, कॉमर्स के लिए प्रिविलेजेस, या फिर पॉलिटिकल कुछ प्रिविलेजेस जो है हम आपको कंफर्म करेंगे। मे बी ड्यूटीज थोड़ा कम कर दिया होगा या एक्सटेंड कर दिया होगा थोड़े उनके ट्रेडिंग एक्टिविटीज को, जो भी उन्होंने किया। और उसके बाद उन्होंने इस प्रिविलेज के दौरान जो है ना डेक्कन से इनका रीजन बढ़ा के गुजरात तक कर दिया कि हम आपको ये फरमान देते हैं कि अब आप सिर्फ बंगाल या डेक्कन वाला रीजन नहीं, आप गुजरात तक भी अपनी ट्रेड जो है वो, कॉमर्स जो है वो चला सकते हो। तो ये चीजें इनको मिली। उसके बाद जो है एक इम्पॉर्टेंट टर्म, सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स लाइक कंपनी वाज परमिटेड टू इशू दस्तक। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही हुई,
कंपनी को ये कहा गया कि हम आपको दस्तक इशू करने की परमिशन देते हैं। It was decreed that the coins of the company minted at Bombay were to have currency throughout the Mughal Empire. अब इन्होंने दस्तक तो इनको इशू कर दिया। दस्तक इशू करने का मतलब ये था कि आपको कोई भी अगर आवागमन करना है, कोई भी ट्रेड करना है, तो उस पर आपको कोई भी रोक टोक नहीं लगेगा। आप कुछ भी यहाँ पे जो है ट्रेडिंग एक्टिविटी कोई भी कर सकते हो। तो ये दस्तक का ही ये जो इंग्लिश है ना, ब्रिटिशर्स है, उन्होंने बहुत ही गलत फायदा उठाया था मुगलों का, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे भी। और उसके बदले ने मुगलों ने बस ये मांगा कि हमें तो है जो जितनी भी आपकी करेंसी है ना, जो हमारी जो भी कोइंस है हमारे कंपनी के, वो बॉम्बे में जो मिंट होते हैं, वो पूरे टाइम तक मुगलों के एम्पायर में वो करेंसी जो है वो चलनी चाहिए। मुगलों के जहां जहां तक एम्पायर है वहां वहां ये करेंसी जो है वो थ्रू आउट द मुगल एम्पायर ये करेंसी अवेलेबल होनी चाहिए। ठीक है, ये मिंटेड होनी चाहिए। और उसके बाद दो कंपनीज जो इंग्लिश कंपनीज थी उसको एक कर दिया गया, उसको उन्होंने मर्ज करके एक कंपनी बना दी। तो जो क्राउन का प्रेशर था, क्वीन एलिजाबेथ का जो है वो बहुत ज्यादा प्रेशर आया कि आप पार्लियामेंट से उनको प्रेशराइज किया गया कि आप दो दो तीन तीन कंपनियां अलग अलग मत रहो, आप एक साथ मिल जाओ ताकि आपका जो बिजनेस है वो काफी ज्यादा अच्छे तरीके से एक्सपैंड हो सके। तो उनको जो है अमलगमेशन उनका कर दिया गया, जिसका टाइटल रखा गया यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ इंग्लैंड, जहां पे मतलब अब पहले कुछ और नाम था, अब इसको यूनाइटेड कंपनी कहा गया। तो ये अब इनको परमिशन दी गई कि अब आप एक सिर्फ कंपनी हो जिनको कि आपको अब ट्रेडिंग राइट्स जो है वहां के लिए दी जाती है। तो ये सारी चीजें हुई शुरू। उसके बाद जो है आप देखो कि जो भी फॉर्मेटिव ईयर्स रहे ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, तो अगर आप एक टाइमलाइन डिफाइन करना चाहो तो टाइमलाइन में आपको सबसे पहले तो 1600 में, जैसा कि मैंने बताया, क्वीन एलिजाबेथ ने एक चार्टर इशू किया कि आपको ट्रेडिंग राइट्स दी जाती है ईस्ट इंडीज के लिए। तो ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश हुई। 1609 में विलियम हॉकिंस जो है जहांगीर के कोर्ट में आए। ये मिशन उनका ये था कि उनको सूरत में फैक्ट्री स्टैब्लिश करनी है। पूरी नहीं हो पाई, लेकिन कैप्टन जो है उन्होंने परमिशन मिली कि वो मुगल गवर्नर ऑफ सूरत को कि आप वहां पे ट्रेड कर सकते हो। 1613 में जाके फाइनली उनको जो है जहांगीर जब इम्प्रेस हुए तो उनको एक परमिशन मिली कि आप ईस्ट इंडिया कंपनी की फैक्ट्री सूरत में स्टैब्लिश कर सकते हो। सो वन लाइनर क्वेश्चन, 1613 वो ईयर था जब परमानेंट फैक्ट्री सूरत में स्टैब्लिश करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को जहांगीर के द्वारा जो है वो परमिशन मिली थी। 1615 में सर थॉमस रे ने, जो कि एम्बेसडर ऑफ किंग जेम्स फर्स्ट थे, वो जहांगीर के कोर्ट में वापस आए ताकि उनको और भी ट्रेडिंग एक्टिविटीज के लिए अलग अलग रीजन में परमिशन मिल सके। 1616 में उन्होंने मसूलीपट्टनम में अपनी पहली फैक्ट्री जो है वो एस्टैब्लिश करी थी सदर्न साइड में। 1632 में कंपनी को फरमान मिल गया सुल्तान ऑफ गोलकोंडा के द्वारा, जिनको कि सेफली और बिल्कुल प्रोस्पेरिटी के साथ ट्रेड करने की परमिशन मिल गई। 1613 में कंपनी ने स्टैब्लिश करी अपनी पहली फैक्ट्री ईस्टर्न इंडिया में, जो कि हरिहरपुर और बालासोर वाला रीजन था वहां पे। 1639 में कंपनी को लीज मिल गया मद्रास से, लीज ऑफ मद्रास फ्रॉम अ लोकल किंग। मतलब मद्रास वाला रीजन भी है जो उनको वहां के जो लोकल किंग थे उन्होंने लीज पे दे दी कंपनी को कि अब मद्रास वाला रीजन भी आपका है। बंगाल में उन्होंने फुटहोल्ड ऑलरेडी रखा था। उसके बाद साउथ कोस्ट में उन्होंने ऑलरेडी अपना मसूलीपट्टनम का एरिया कर रखा था और अब मद्रास भी उनके पास था। 1651 में द कंपनी वॉज गिवन परमिशन टू ट्रेड एट हुगली, बंगाल वाला रीजन। काफी इंपॉर्टेंट रीजन, जैसे कि मैंने बताया कि काफी ज्यादा रिच प्रोविंस था तो हर किसी की नजर तो उस पर रहती थी। 1662 में ब्रिटिश किंग चार्ल्स सेकंड जो थे उनको बॉम्बे दे दिया गया एज अ डॉरी, जो कि एक फेवरेबल कंडीशन साबित हुआ उनके लिए। औरंगजेब ने इंग्लिश को एक फरमान दिया कि आप बंगाल में ट्रेड कर सकते हो 1667 में। 1691 में कंपनी को जो है इंपेरियल ऑर्डर मिला कि आप कंटिन्यू कर सकते हो ट्रेड बंगाल में, और सिर्फ आपको 3000 जो है 1 ईयर में पे करने हैं। 1717 में मुगल एम्परर जो फर्रुख सियार थे उन्होंने फरमान इशू किया जिसे कि मैग्ना कार्टा ऑफ कंपनी कहा जाता है, जिसके कारण उनको बहुत सारे प्रिविलेजेस जो हैं वो दिए गए, कंसेशन जो है वो ट्रेड में दिए गए, जो कि जिसे कि गोल्डन फरमान भी कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके की चीजें जो हुई वो। अब कुछ क्वेश्चंस आप देख लीजिए। विच पोर्तुगीज रूलर अक्वायर्ड ड्यू एंड बसीन फ्रॉम बहादुर शाह ऑफ गुजरात?
तो ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ और आपको आंसर मालूम होना चाहिए। आज मैं नहीं बताऊंगी आपको, आप कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर करके बताओगे कि आपको कितने मार्क्स मिले, आपने कितने क्वेश्चन जो है वो राइट किए हैं। ये बहुत अच्छे से कल मैंने आपको बताया है कौन से जो पोर्तुगीज रूलर थे जिन्होंने बसीन को है बहादुर शाह गुजरात से लिया था वापस। दूसरा क्वेश्चन, डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्टैब्लिश करी थी? आंसर आपको पता होना चाहिए। मैं बता सकती हूँ लेकिन मैं नहीं बताऊंगी, बिकॉज इनकेस आपने नहीं पढ़ा है तो आपको प्रीवियस लेसन वॉच करने पड़ेंगे, तभी जाके आपको पता चलेगा कि आखिर इसका आंसर क्या है। ठीक है, मसूलीपट्टनम था, पुलिकट था, कोचिन था, कसीम बाजार था, कौन सा रीजन था? सेकेंड क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग, डचों ने अपना हेडक्वार्टर जो है पहले पुलिकट में बनाया था, तो इंग्लिश एम्बेसडर कैप्टन हॉकिंस जो है वो जहांगीर के दरबार में आए थे। क्या ये सही है? जहां तक मुझे लगता है सही है या नहीं आप इसे देखेंगे और आंसर को अपने टिक करेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज अडॉप्टेड द ब्लू वाटर पॉलिसी इन इंडिया? वेरी मच इंपॉर्टेंट। कौन थे वो पुर्तगाली गवर्नर जिन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी को इंडिया में लाया था, जिनका ये कहना था कि अगर आपने समुद्र पे राज कर लिया, समुद्र वाले रीजन पे, तो समझो आपने पूरे इंडिया पे राज कर लिया, क्योंकि इंडिया क्या है? पेनिनसुला है, तीन तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। कौन थे वो? कौन सी कंपनी थी? कौन आए थे? कौन थे गवर्नर? कौन थे वो? उसके बाद, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द एनवॉय ऑफ ब्रिटिश किंग जेम्स फर्स्ट एट जहांगीर कोर्ट? मतलब कौन आए थे एम्बेसडर बन के, किंग्स जेम्स के एम्बेसडर बन के जहांगीर के कोर्ट में? कौन आए थे कि उनको परमिशन चाहिए ट्रेडिंग एक्टिविटीज जो अदर सेंटर्स हैं इंडिया के वहां पे करने के लिए? हु अराइव्ड? आंसर रिटन कमेंट बॉक्स। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे आंसर्स हैं जो आपको देने हैं। मूविंग ऑन फॉरवर्ड, द फ्रेंच। तो जैसा कि मैंने बताया PDEF है ना, पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर इंग्लिश आए और लास्ट में जो आए थे वो थे फ्रेंच। लेकिन लास्ट में इंडिया से गए कौन थे? पुर्तगाली ही थी। पुर्तगाली वर द फर्स्ट टू कम टू इंडिया एंड द लास्ट टू लीव इंडिया। 1961 ऑपरेशन विजय, कल मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, प्लीज लेसन वॉच कर लीजिए इफ यू हैव मिस्ड इट। सो फ्रेंच वर द लास्ट यूरोपियन टू कम टू इंडिया, और वो भी किस लिए आए थे? उनका भी पर्पस क्या था? उनका भी ट्रेड का ही पर्पस था, और तो कुछ था नहीं इनका भी। सो ड्यूरिंग द रीन ऑफ लुइस 14, जो कि फेमस, द किंग्स फेमस मिनिस्टर कोबर्ट, उन्होंने एक फाउंडेशन रखी थी कंपनी की, जिसे फ्रेंच में कुछ कैंपेने दिस इंडिस ओरिएंटलिस कहा जाता है। फ्रेंच में आई डोंट नो इफ आई एम प्रोनाउंसिंग रॉन्ग, I don't know French, so maybe I'm wrong with the pronunciation, so apology for that. So ये एक फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी जो कि 1664 में स्टैब्लिश की गई थी। किसके द्वारा? जो लुइस थे, लुइस 14 थे, उनके एक फेमस मिनिस्टर थे कॉलबर्ट, उनके द्वारा। पहली फ्रेंच फैक्ट्री जो है वो इंडिया में स्टैब्लिश की गई थी किसके द्वारा? फ्रैंकोइस कैरन के द्वारा, सूरत में 1668 में। उसके बाद दूसरी जो फैक्ट्री स्टैब्लिश की गई वो मारकाड़ा के द्वारा की गई मसूलीपट्टनम में इन 1669, और उनको ये परमिशन किसने दी थी? सुल्तान ऑफ गोलकोंडा ने दी थी। सो ये ध्यान में रखिएगा कि किसने दी थी, और पहली कौन सी थी फैक्ट्री स्टैब्लिश कहाँ हुई थी और दूसरी कौन सी हुई थी, ये कंफ्यूज नहीं होना है ना। उसके बाद है पौंडीचेरी। पौंडीचेरी को कहा जाता था नर्व सेंटर ऑफ फ्रेंच पावर इन इंडिया, क्योंकि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट था इनके लिए, फ्रेंच के लिए। सो फ्रैंकोइस मार्टिन जो थे, उन्होंने पौंडीचेरी का जो चार्ज है वो अपने हाथों में लिया 1674 में, और उन्होंने उसके साथ साथ और भी बहुत सारी फैक्ट्रीज जो है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में स्टैब्लिश करनी शुरू कर दी थी, जिसमें से कि बहुत सारे जो कोस्टल रीजन्स थे वो आते थे। कोस्टल रीजन होने के साथ साथ उनकी इंपॉर्टेंस इसलिए बढ़ जाती थी कि ट्रेडिंग एक्टिविटीज में उनको जो है वो हेल्प मिलती थी, चाहे वो माहे का रीजन हो, कराईकाल हो, बालासोर, ओडिशा वाला रीजन हो, या फिर कसीम बाजार हो। ये सारे रीजन जो है वो कोस्टल रीजन थे जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थे ट्रेडिंग एक्टिविटीज के लिए, और उन्होंने अपनी फैक्ट्रीज यहीं पे स्टैब्लिश करी। 1693 में डच ने कैप्चर किया पौंडीचेरी को, लेकिन वो उन्होंने वापस दे दिया फ्रेंच को एक ट्रीटी के द्वारा, जिसे ट्रीटी ऑफ फ्राइसिक कहा जाता है, 1697 में जो हुआ था। 1701 में पौंडीचेरी को जो है इन्होंने अपना हेडक्वार्टर बना दिया। हेडक्वार्टर बनाइए फ्रेंच सेटलमेंट का ईस्टर्न साइड में, और उसके बाद यहाँ के जो डायरेक्टर जनरल ऑफ फ्रेंच अफेयर्स अपॉइंट किए गए वो थे आपके फ्रैंकोइस मार्टिन।
सो फ्रैंकोइस मार्टिन 1674 में आए और 1701 होते होते वो डायरेक्टर जनरल ऑफ फ्रेंच अफेयर्स बन चुके थे यहाँ पे इंडिया में। और मेन हेडक्वार्टर कहाँ पे था अब भी इनका? पौंडीचेरी। उसके बाद एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल जो होता है वो होता है शुरू। और क्या वजह थी? सुप्रीमेसी की वजह से, कि कौन अपने आप को सुप्रीम मतलब इस्टेब्लिश करना चाहता है, सबसे ऊपर रखना चाहता है, यही के लिए इन दोनों के बीच में हो गई स्ट्रगल शुरू, और जिसे हम कहते हैं कार्नाटिक वॉर भी। तो अगर पूछा जाए कि कार्नाटिक वॉर क्या था, तो एंग्लो फ्रेंच जो स्ट्रगल था वो ही था आपका कार्नाटिक वॉर्स कहा जाता है। या तो आप एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल कहो या फिर कार्नाटिक वॉर्स कहो, ये दोनों एक ही चीजें हैं। अब हम अगले लेसन में डिस्कस करेंगे फर्स्ट कार्नाटिक वॉर क्या था, सेकंड कार्नाटिक वॉर क्यों था, कैसे ये हुआ था, वजह क्या थी, और कैसे ये खत्म हुआ, किस ट्रीटी पे ये खत्म हुआ। और फिर हम देखेंगे सेकंड के बारे में, और ये भी देखेंगे कि यहाँ पे कौन कौन से जो रूलर्स थे उनका मेन रोल प्ले हुआ है। थर्ड कार्नाटिक वॉर कैसे एंड हुआ और ये क्यों शुरू हुआ था, इमीडिएट रीजन क्या था, रिजल्ट्स क्या थे इस कार्नाटिक वॉर के, सिग्निफिकेंसेस क्या थे इसके, और उसके बाद फ्रेंच जो फेलियर हुए थे और इंग्लिश सुप्रीमेसी में इस्टेब्लिश कर पाए खुद को, उसकी रीजन क्या थी, फ्रेंच आखिर फेल क्यों हुए थे। ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उसके लिए आपको फॉलो अप करना पड़ेगा नेक्स्ट लेसन के लिए। ये थोड़ा लंबा जा रहा है लेसन, बिकॉज ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लेसन है, ठीक है। आई होप you will be tuned tomorrow also, and if you have any query then type it in comment box. And again before signing off I would again say, if you liking the lesson, तो अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज would hit at least one like button and type your marks in comment box, ताकि मुझे लगे कि चलो कोई तो पढ़ भी रहा है। नहीं भी पढ़ रहे हो तो कम से कम अपने लिए जरूर पढ़ लेना आप, और कुछ भी पूछना चाहते हो कमेंट बॉक्स इज अवेलेबल फॉर यू। मैं हूं अनामिका एंड आई एम साइनिंग ऑफ। टेक केयर गाइज, हैव अ नाइस टाइम।